नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले धीरे धीरे घट रहे हैं और जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो, इसके लिए आपका एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क पहनना बेहद जरूरी है ताकि कोरोना के खतरे से आपका परिवार और ये देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हुए, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि जब कोरोना हारेगा तभी देश जीतेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से हिंसा का दौर नहीं थम रहा। बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ लोगों ने बम से हमला कर दिया जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले का शिकार हुए लोगों ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जबरन घरों के दरवाजे तोड़ दिए और अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। वहीं जिन लोगों ने इस मामले का विरोध किया उनके साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान कुछ घरों में लूटपाट की कोशिश भी की गई। लाठी डंडा रॉड लेकर के चलाया, इसका बाद हमका इंजर्ड के हियाँ टूला, इसका बाद हियाँ धोबिका के हियाँ बम चलाया। ये अकेला पार्टी का आदमी है। कौन पार्टी? सिल्टू पार्टी का है। सिल्टू पार्टी का है। हाँ, सिल्टू का है। इसका बाद यहाँ राम बाबू कल्ला जो वहाँ बम चलाया। 11 बजे लड़का लोग ढुका था यहाँ पर ही, तोड़ने फोड़ने लगा एक भैया, भागी ने रास्ता पर ये भी तोड़ दिया, पूरा इधर देखे पीछे तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, पीछे उधर पर गैस लेके भागने लगा। फिर सब दौड़ाए तो फिर बम फेंकने लगा वो लोग। वो पार्टी अगर कर भी रहे हैं टीएमसी पार्टी तो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना गतिविधि को बढ़ा सकें, और इसमें वो इसीलिए टीएमसी पार्टी से जुड़ गए हैं और ये अपना गतिविधि को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और जबकि वो हमें बोला इसको अगर नहीं रोका गया ना तो कल जाके ऐसा हाल हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन भी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। और ये रोज़ रोज़ जो घटना और ऐसे आम जनता में गुस्सा बढ़ते जा रहा है, और आम जनता जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और जब प्रतिवाद करने लगेगी उस वक्त की कोई एमएलए का भी नहीं सुनेगा, कोई एमपी का भी नहीं सुनेगा। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से। वहां खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 51 देसी बम बरामद किए हैं। ये बम बीजेपी दफ्तर के पास एक बोरी के अंदर सड़क के किनारे रखे हुए थे। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बमों को बरामद करने के बाद छानबीन में जुट गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये बम वहां किसने रखे थे और इन बमों को रखने का मकसद क्या था। अब पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये बम किसने रखा था। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी पुलिस को 41 बम मिले थे। ये बम दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर इलाके से मिले थे। थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला, हमारे सीनियर लीडरशिप भी पार्टी ऑफिस में ही थी। हमारे अमिताभ दा महामंत्री, संगठन, प्रताप दास, सभी सीनियर लीडर मीटिंग में थे और उसके बाद ही उनके निकलने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर बम मिली है। 51 बम मिली है, मीडिया के सूत्रों से हमें पता चला। और उसके बाद ही हम यहाँ पर नीचे आए और देखे कि यहाँ पूरा मैसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को एक बार फिर घेर लिया। जगदीप धनखड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान जिन्होंने टीएमसी का विरोध किया उन्हें हिंसा का शिकार बनाया गया। वीडियो में बीजेपी समर्थकों के टूटे हुए घरों को दिखाया गया। आरोप है कि चुनाव के बाद वहां टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी समर्थकों के मकान और दुकानों को तोड़ दिया। इसके साथ ही बीजेपी समर्थकों की बुरी तरह पिटाई भी की गई। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार और बंगाल पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। ममता सरकार को घेरते हुए पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वीडियो के साथ ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है, जो मानवता को शर्मसार कर देगी। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी उन लोगों का साथ दे रही है जो हिंसा में शामिल है। ये सब लोकतंत्र में वोट देने वाले विरोधियों को सजा देने और अनुशासन में रखने के लिए किया गया। अब आपको जेल से निकले नेताजी का एक जुलूस दिखाते हैं जिसने सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। तस्वीर सामने आई है इटावा के औरैया इलाके से, जहां समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के हूटर काफिले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। असल में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें औरैया से जिला बदर धर्मेंद्र यादव जब इटावा जेल से रिहा हुए तो उनके जुलूस की शक्ल में इटावा से औरैया तक उनका काफिला चला। उस काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी, बेहिसाब भीड़ और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल शामिल थी। इस वीडियो के वायरल होते ही अब इटावा का जिला प्रशासन हरकत में आया और तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालकर धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। सरेआम उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां।
जेल से छूटे नेता के लिए निकला जुलूस। शक्ति प्रदर्शन का वीडियो वायरल। ये भीड़, गाड़ियों का काफिला और कोरोना महामारी के दौर में खुलेआम उड़ाई जाती नियमों की धज्जियां। ये तस्वीरें इटावा से सामने आई हैं, जहां जेल से छूटे जिला पंचायत के सदस्य धर्मेंद्र यादव का भीड़ ने इस तरीके से स्वागत किया है। इन तस्वीरों को देखकर कौन यकीन करेगा कि इस वक्त कोरोना महामारी का खौफ चारों तरफ है, बल्कि उसके उलट यहां तो हैसियत और रसूख की दहशत का आलम बिखरा दिखाई दे रहा है। जी हां, धर्मेंद्र यादव को शनिवार को जब इटावा की जिला जेल से रिहा किया गया तो उनके समर्थकों ने कुछ इस अंदाज में उनका स्वागत किया मानो वो किसी राजा की सवारी निकाल रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये धर्मेंद्र यादव कौन है, जिनकी शान में ये भीड़ पलक पावड़े बिछाकर इस तरह उनका स्वागत करने पहुंच गई। उनकी शान में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला कदम ताल करता दिखाई देने लगा। दरअसल धर्मेंद्र यादव सफाई से जिला पंचायत के सदस्य थे, लेकिन गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ कई संगीन मामलों में उन्हें जेल भेजने के अलावा जिला बदर भी घोषित किया गया था। लेकिन ये उनकी बस एक पहचान है। इस इलाके में धर्मेंद्र यादव की पहचान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद नजदीकी नेताओं में शुमार किया जाता है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर भी धर्मेंद्र यादव नजर आते हैं। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो पहले प्रधान भी रह चुके हैं और प्रधान के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए थे। इन तस्वीरों से हटकर यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि इटावा के जिलाधिकारी ने यह साफ कर दिया था, धर्मेंद्र यादव को अगर पुलिस जिले में पाती है तो उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कानून की फाइलों में बेशक धर्मेंद्र यादव के खिलाफ कैसी भी इबारत लिखी हो, लेकिन यहां दिख रही तस्वीर कानून की लिखी 1000 इबारतों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को मिली अहम जिम्मेदारी। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के दौरान जमकर प्रचार किया था, जिसे देखते हुए पार्टी की बैठक में उन्हें महासचिव बनाने का फैसला लिया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अभिषेक ने युवा विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद में एक स्पेशल वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत उन छात्रों को टीका लगाया गया जो पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले हैं। इसके लिए छात्रों की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज देखने के बाद उन्हें टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने हीरो की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस गैंग से जुड़े लोग दवाइयों के कैप्सूल में हीरे भरकर उनकी तस्करी करते थे। गिरफ्तार लोगों के पास से लाखों के हीरे और अवैध हथियार भी बरामद हुए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कुछ रियायतों के साथ राज्य में लगे कोरोना कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ा दिया। इस दौरान दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि सरकारी दफ्तरों में 30% की क्षमता के साथ कर्मचारी काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एक पेट्रोल पंप के सामने जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का विरोध किया और सरकार से दाम कम करने की अपील भी की। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद और अभिनेता सनी देओल के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके संसदीय क्षेत्र में लगाते हुए उनसे इस्तीफा देने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कोरोना के समय जब उनके क्षेत्र के लोगों को उनकी जरूरत है तब वो लापता हैं। पटना के दीदारगंज इलाके में कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में नहर की जमीन पर एक निजी कंपनी अवैध कब्जा कर रही है और ये आरोप भी लगाया कि पुलिस प्रशासन उस कंपनी पर कार्रवाई नहीं कर रहा।
पुलिस के रवैये से नाराज निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी गई। थाना प्रभारी बर्खास्त हो। लोगों के हंगामे की खबर मिलने पर वहां प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच गए, लेकिन हंगामा जारी रहा। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद भी गुस्साए लोग अपनी मांगों पर अड़े रहे कि इस पूरे नाला का खुदाई की जाए और अविलंब जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाए इस नहर को। बताया गया कि वहां जिलाधिकारी पहले ही अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दे चुके हैं, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अभी तक उस दिशा में कार्रवाई नहीं की। यूपी के मेरठ में पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर अवैध शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 टैंकरों में भरी 60,000 लीटर शराब भी बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पंजाब से आने वाले टैंकरों से ENA चोरी करके उससे नकली शराब बनाते थे और उसे ढाबों और होटल्स में सप्लाई करते थे। आरोप है कि पंजाब से आए 2 टैंकरों से आरोपी ENA निकालकर शराब बना रहे थे। तभी पुलिस और स्वाट की टीम ने छापा मारा और आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि इस दौरान 3 आरोपी वहां से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से कुछ देर के लिए उज्जैन से आगर की तरफ जाने वाली सड़कें भी बंद करनी पड़ी, ताकि वहां से गुजरने वाला कोई भी शख्स लापरवाही की वजह से आग की चपेट में ना आ जाए। कार में लगी आग की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। इतने में कार के टायर में धमाका हुआ और लोग सहम गए। इस हादसे की खबर फायर ब्रिगेड को भी दी गई। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची और उसने आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि जब तक कार में लगी आग को बुझाया जाता, तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। भुवनेश्वर में बेघर और बेसहारा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्पेशल वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत गरीब तबके के उन लोगों को वैक्सीन लगाई गई जो बेघर और बेसहारा हैं। इस कार्यक्रम के तहत अभी 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया गया, जबकि इसके बाद 18 से 45 साल के लोगों को टीका लगाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। साथ ही राज्य में लगे कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 14 जून तक कर दिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में हुए एक सड़क हादसे में एक लड़के की मौत हो गई। बताया गया कि बाइक सवार लड़का ट्रक से टकरा गया था। हादसे के बाद ट्रक में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां जैम के हालात बन गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 646 डॉक्टरों की मौत हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 109 डॉक्टर दिल्ली के थे, जबकि बिहार के 97, यूपी के 79 और राजस्थान के 43 डॉक्टरों की मौत हुई। बिहार के सीतामढ़ी में एक मामूली विवाद में 2 भाइयों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें हुई मारपीट में एक भाई की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए आसपास के लोगों ने दूसरे आरोपी भाई की पिटाई कर दी। इस दौरान वहां पहुंची पुलिस की टीम के साथ भी बदसलूकी की गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठती लपटों ने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और कुछ ही देर में इस आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। ट्रक में आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और वहां मौजूद लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। भारत में मुस्तैद सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में आतंक की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। श्रीनगर के छानपोरा इलाके में तलाशी के दौरान सुरक्षा बल को एक आईडी बरामद की गई है, जिसे बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया और इसी के साथ आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इससे अलग राजौरी जिले में सरहद पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों की एक खेप भी सुरक्षा बल ने मुस्तैदी से पकड़ ली है। जम्मू कश्मीर से सामने आई इन 2 घटनाओं से एक बात जरूर साफ हो जाती है कि सरहद पार बैठे आतंकियों के आकाओं के मंसूबे फिर खतरनाक होने लगे हैं। आतंक की बड़ी साजिश नाकाम।
कश्मीर को दहलाने की थी साजिश। सुरक्षा बल ने आईईडी नाकाम की। सेना की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। ये धमाका, ये गुबार उस भयानक साजिश का भी हिस्सा हो सकता था जिसका आतंकियों ने जाल बिछाया था। यहां चौकन्ने खड़े भारतीय सुरक्षा बल के जाबाज जवान आतंकियों के मंसूबों को मटियामेट करने के बाद राहत की सांस ले रहे हैं। ये तस्वीरें शनिवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से सामने आई, जहां हर कदम पर मुस्तैद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की एक बड़ी और खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया। ये इन तस्वीरों की गवाही है कि कैसे आतंक की बड़ी साजिश को भारतीय सुरक्षा बल ने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को छानपोरा पुलिस चौकी के पास पुलिस और सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध वस्तु बरामद हुई। मौके की नजाकत को देखते हुए सुरक्षा बल ने सबसे पहले वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया और फिर बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया और उसके बाद कैमरे में कैद हुआ ये धमाका। असल में यह धमाका उस आईईडी को निष्क्रिय करने का था जिसे यहां बरामद करके सुरक्षा बल ने एक बड़ी आतंकी वारदात को टाल दिया। श्रीनगर में जो ये आईडी की घटना है, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान अभी भी किसी भी सूरत हाल में टेररिस्ट नेशन का जो उसका खिताब है वो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। इतनी बात करने के बाद, डीजीएमओ की श्रृंखला की बातचीत होने के बाद भी इस साल घुसपैठ तो हुआ है, उसमें कमी ज़रूर आई है क्योंकि हमारी सेना ज़्यादा सचेत है और जो बाउंड्री फेंसिंग है वो काफ़ी साझा है। सुरक्षा बल की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो से उस आईईडी की ताकत का अंदाजा भी मिल जाता है जिसे भारत के मुस्तैद सुरक्षा बल ने वक्त रहते पहचान लिया और निष्क्रिय कर दिया। जाहिर है श्रीनगर के पास छानपोरा में जिस आईडी को निष्क्रिय किया गया वो किसी भी लिहाज से मामूली नहीं था। जिस तरह से ब्लास्ट करके उस आईडी को निष्क्रिय किया गया उससे एक बात तो साफ हो गई है कि घाटी में चंद बचे आतंकी अपना सर फिर से उठाने की हिमाकत कर रहे हैं। जो आईडी बरामद हुई थी उससे सुरक्षा बलों को इस बात का अंदाजा लग गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एक बार फिर से घाटी को दहलाने की गहरी साजिश रच रहे हैं। ये ताकतवर विस्फोट और धमाके के बाद उठता ये गुबार इस बात का अंदाजा देने के लिए काफी है कि पिछले कई महीनों से शांत पड़ी जम्मू कश्मीर की फिजा में एक बार फिर आतंकियों के मंसूबे सांस लेने लगे हैं। पाकिस्तान अपने टेररिस्ट गतिविधियों से बाज नहीं आने वाला और ये घटना भी उसी को उजागर करती है कि पाकिस्तान ट्राई करेगा कि किसी न किसी तरह किसी भी सूरत हाल में कश्मीर में अमन ना आए। कश्मीर की जो जनता है वो खप चुकी है पाकिस्तान की नीतियों से। पिछले एक दशक से आपने देखा है कि किस तरह से जनता रिपोर्ट देती है सुरक्षा बलों को कि कहाँ पे घुसपैठिए या टेररिस्ट छुपे हुए हैं और किस तरह से हमने उनका खात्मा किया है पिछले कुछ सालों में और ख़ासतौर पर पिछले 3-4 साल में। तो काफ़ी प्रोएक्टिव स्टांस में फ़ौज ने कार्रवाई की है। एक तरफ श्रीनगर के इलाके में खतरनाक और ताकतवर आईईडी का मिलना और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों खास तौर पर राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके से हथियारों की बरामदगी इस बात का साफ संकेत दे देती है कि जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंक के आकाओं ने गहरी साजिशों का ताना बाना बुना है। सुरक्षा बल ने राजौरी के थानावाल इलाके में हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। सूत्रों के मुताबिक बरामद हथियार ड्रोन के जरिए इस इलाके में पहुंचाए गए थे जिन्हें जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर और जैश के आतंकियों तक पहुंचाया जाना था। ड्रोन के जरिए जिन हथियारों को आतंकवादियों तक पहुंचाने का प्लान था उनमें सुरक्षा बल ने AK-47 राइफल और उसकी मैगजीन, 4 पिस्तौल और भारी तादाद में गोला बारूद और राइफल की गोलियां बरामद की गई हैं।
एक तरफ जहां पाकिस्तान ये दिखावा कर रहा है कि वो भारत से अपने संबंध जो है ठीक करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये जो दिखावा है एक्सपोज होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये हथियारों की खेप भारत में भेजी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में कत्ल गारत का जो सिलसिला पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा चलाया जा रहा है, उसे चालू रखने के लिए ये हथियार जो है पाकिस्तान की तरफ से कल शाम लेट ड्रोन के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए थाना मंडी इलाके में गिराए गए। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का एक जॉइंट ऑपरेशन था, जिसके बाद ये हथियार जो है बरामद किए गए। 4 रिवॉल्वर हैं, एक AK-47 राइफल है, 4 रिवॉल्वर्स के साथ 8 मैगजीन्स हैं और काफी गोलियां भी साथ में हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो है जम्मू कश्मीर में लोगों की असैसिनेशन के प्लान बनाए हुए हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब दक्षिण कश्मीर के इलाके में एक कश्मीरी पंडित और बीजेपी के नेता राकेश पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिहाजा हथियारों की ये बरामदगी जाहिर करती है कि जम्मू कश्मीर के इलाके में सक्रिय आतंकी किस तरह की साजिशों को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो घटना है वो इस बात को भी दर्शाती है कि पाकिस्तान अभी भी घुसपैठियों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, आतंक फैलाने के लिए काफ़ी साजो सामान और पैसे खपत रहा है कि कश्मीर में किसी तरह अमन और शांति का वातावरण जो कि बना हुआ है वो टूटे और जो भारत देश है उसको फिर वो दिखा सके विश्व के सामने कि यहाँ पर कुछ हलचल और कुछ घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे इमेज के विपरीत हैं। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया के सामने इस बात का ढोल पीटने की फिराक में लगे हुए हैं कि वो भारत के साथ अमन की बात करना चाहते हैं और उसके लिए वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना लगातार सरहद पर सीज फायर को तोड़कर हिंदुस्तान की हद में आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में नजर आ रही है, जबकि उसकी खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अमन चैन का खात्मा करने का प्लान बना रही है। और सूत्रों के मुताबिक जम्मू के राजौरी इलाके में हथियारों की बरामदगी और फिर श्रीनगर में बरामद किया गया IED इस बात की गवाही दे देता है कि पाकिस्तान के मंसूबे किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना घर घर राशन योजना को बड़ा झटका लगा है। ये योजना अगले हफ्ते से शुरू होने वाली थी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने इस योजना पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के आरोपों पर LG दफ्तर ने बयान जारी कर सफाई दी, जिसमें बताया गया कि घर घर राशन योजना रोकी नहीं गई, बल्कि इस फाइल को नियमों के तहत पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, क्योंकि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी नहीं ली गई और इस योजना के खिलाफ कोर्ट में एक मामला भी चल रहा है। उपराज्यपाल के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई। पार्टी ने आरोप लगाया कि कोर्ट में चल रहे मामले के कारण इस योजना को लागू होने से रोकना समझ से परे है। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। मुंबई में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए सोमवार से वहां नए नियमों के साथ कोरोना कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है और इसे देखते हुए BMC ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक वहां दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही मॉल, थिएटर बंद रहेंगे। जिम, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे और बस में यात्रियों के खड़े रहकर सफर करने पर पाबंदी होगी। लोकल ट्रेनों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर सकेंगे और लोगों के टहलने के लिए सुबह 5 बजे से 9 बजे और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक छूट रहेगी। केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच रही खींचतान अब अगले पड़ाव पर पहुंच गई है। ब्लू टिक प्रकरण के बीच केंद्र सरकार ने नए IT नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर को आखिरी नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को 2 टूक शब्दों में कहा है कि अगर कंपनी सोशल मीडिया के लिए लागू नई शर्तों का तुरंत पालन नहीं करती तो सरकार ट्विटर पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है। ब्लू टिक पर मचे घमासान के बीच केंद्र सरकार का ट्विटर को नोटिस।
ट्विटर पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। नए नियमों का पालन करने का आदेश। ट्विटर देश और दुनिया में एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां छोटी सी बात का असर भी कुछ ही सेकंडों में दूर दूर तक होता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आम लोगों के अलावा दुनिया भर के वीवीआईपी और सेलिब्रिटीज का डेरा भी है। ये एक ऐसा जरिया है जहां ट्विटर पर मौजूद कोई भी शख्स एक दूसरे से न सिर्फ संपर्क साध सकता है बल्कि अपने मन की बातों को भी साझा कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर भले ही शब्दों की सीमा तय की गई है, लेकिन इसी शब्द सीमा का कुछ लोग देश विरोधी साजिशों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस बार ट्विटर को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। और ये चेतावनी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर सनसनी बटोरने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले लोगों ने भी इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसीलिए ब्लू टिक पर छिड़े घमासान के बीच सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को फाइनल नोटिस दिया है। इस नोटिस में ट्विटर को नए नियम मानने को कहा गया है। नोटिस में जिक्र किया गया है कि ट्विटर को सोशल मीडिया के नए नियमों के हिसाब से चलना होगा। नोटिस में ट्विटर को चेतावनी जारी करते हुए यह भी कहा गया है कि अगर नए नियमों को नहीं माना गया तो ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ट्विटर पर यह कार्रवाई आईटी नियमों के तहत की जा सकती है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया के नए नियम 26 मई से लागू हैं, यानी ट्विटर को नए नियम मानने के लिए यह आखिरी मौका है। दरअसल ट्विटर और सरकार के बीच विवाद ने उस वक्त जोर पकड़ा जब बीजेपी के कई नेताओं के ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश तथ्य बताया गया था। इसी के बाद से सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी तेज हो गई। यही वजह है कि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी साफ कहा है कि सोशल मीडिया का कोई भी कानून देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकता। आईटी मिनिस्टर ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि ट्विटर को भारत के कानून में विश्वास करके ही काम करना होगा। जबकि कांग्रेस ने केंद्र सरकार के इस एक्शन को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। हाँ, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हमारे कानून और नियमों के तहत ही काम करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का दमन करने की जो कोशिश कर रही है उससे बेटर रहेगा सरकार के लिए कि जिन मुद्दों पर उसकी बुराई हो रही है या बखिया धुली जा रही है उन मुद्दों का समाधान करे। दरअसल ट्विटर के खिलाफ केंद्र सरकार ने ये नोटिस उस वक्त भेजा है जब इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ट्विटर अकाउंट अनवेरिफाइड कर दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद ट्विटर ने यू टर्न लेते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल को फिर से वेरीफाइड कर दिया है। इसके साथ ही नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक भी फिर से लगा दिया है। इससे पहले ट्विटर ने वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था। मामला बढ़ा तो ट्विटर की तरफ से सफाई भी पेश की गई। वेंकैया नायडू के अकाउंट से जुलाई 2020 के बाद से कोई पोस्ट नहीं की गई है। ट्विटर की पॉलिसी के तहत वो ऐसे किसी अकाउंट से ब्लू टिक हटा सकता है जिससे लंबे समय से कोई पोस्ट नहीं की गई हो। इतना ही नहीं, ट्विटर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के निजी ट्विटर हैंडल को भी अनवेरिफाइड कर दिया है। मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया गया है। इससे पहले ट्विटर ने आरएसएस के पूर्व सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी, पूर्व सर कार्यवाहक सुरेश सोनी और सह कार्यवाहक अरुण कुमार के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया गया था। हालांकि बाद में इन सभी के अकाउंट को भी वेरीफाई कर दिया गया। यही वजह है कि ट्विटर की मंशाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी नेता सुरेश नाखुआ ने भी सवाल करते हुए लिखा, ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के हैंडल से क्यों ब्लू टिक हटाया? यह भारतीय संविधान पर हमला है। दरअसल ट्विटर पर ब्लू टिक हटाने का मतलब है कि आपका अकाउंट अनवेरीफाई कर दिया गया है। ब्लू टिक होने का मतलब होता है कि आपका अकाउंट फर्जी नहीं है और उसे सत्यापित किया जा चुका है। खास बात यह कि ट्विटर पर लाखों लोगों के अकाउंट मौजूद हैं, लेकिन कम ही अकाउंट ऐसे हैं जिन पर ब्लू टिक लगा है। भले ही ब्लू टिक के मामले में ट्विटर ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इंतजार अब ट्विटर के उस जवाब का है जो जवाब उसे केंद्र सरकार को देना है, क्योंकि सरकार ये तय कर चुकी है कि अगर ट्विटर अपनी मनमानी करता रहा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही आखिरी विकल्प बचेगी। बिहार के गोपालगंज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां कुछ लोगों ने एक शादी समारोह में जमकर हवाई फायरिंग की। कोरोना संकट के बीच उस शादी समारोह में अच्छी खासी भीड़ भी जुटी नजर आई और कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए भी नजर आए। उन्हीं में एक शख्स ने पहले अपनी बंदूक लोड की और फिर हवा में गोली चला दी।
थोड़ी देर में शादी के जश्न में डूबे लोगों के बीच उस शख्स ने दोबारा हवाई फायरिंग की। हद तो तब हो गई जब किसी ने दूल्हे को बंदूक थमाई और लोगों की भीड़ से घिरे उस दूल्हे ने भी हवा में गोली दाग दी। इस घटना का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। राजस्थान के जोधपुर में हुई भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से वहां सचियाय माता मंदिर में पानी ऐसे बहता दिखाई दिया मानो कोई झरना बह रहा हो। मंदिर की सीढ़ियों पर पानी काफी तेज रफ्तार से गिरता नजर आया और इस दौरान वहां एक आदमी भी नजर आया जो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। बताया गया कि इस बार वहां बारिश समय से पहले हुई है, जिससे किसानों में भी खुशी का माहौल है। यूपी के फिरोजाबाद में एक कोविड अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने डांस करके खुद का तनाव दूर करने की कोशिश की। डांस करने वालों में कई डॉक्टर भी शामिल रहे, जो पीपीई किट पहनकर बहुत देर तक वहां थिरकते रहे। मरीजों को गाने की आवाज से परेशानी ना हो, इसलिए लाउड स्पीकर की बजाय इन लोगों ने अपने मोबाइल से गाना बजाकर डांस किया। बताया गया कि अस्पताल में कोरोना मरीज के लिए जो आइसोलेशन वार्ड है, उससे कुछ दूरी पर बने कंट्रोल रूम के अंदर डॉक्टरों ने खुद का तनाव दूर करने की कोशिश की। कोविड हॉस्पिटल में किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए डॉक्टरों ने खुद ही अपने डांस का वीडियो भी रिकॉर्ड किया। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस शासित पंजाब के बाद अब राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। दावा किया जा रहा है कि सरकार जहां अपने विधायकों के लिए करोड़ों की लागत से लग्जरी फ्लैट बनाने में जुटी है, वहीं फंड की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकार से मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रही है। पंजाब की ही तरह राजस्थान सरकार भी अपने इस दोहरे चरित्र की वजह से विरोधियों के निशाने पर आ गई है। चौवालीस आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है। पंजाब के बाद अब राजस्थान सरकार पर सवाल। के 140 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी है जोधपुर में परसों मुख्यमंत्री जी ने। जो हमारे युवा हैं उनको देने के लिए वैक्सीन के पैसे नहीं है इनके पास। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर घिरी गहलोत सरकार। विरोधियों का गहलोत सरकार पर करारा वार। राहुल गांधी जी कहते थे वैक्सीनेशन कहाँ गई, वैक्सीनेशन कहाँ गई। राहुल गांधी जी राजस्थान में कचरे के ढेर में कांग्रेस की सरकार ने फेंक दी, गड्ढों में गाड़ दी गई। राजस्थान में वैक्सीन पर मचा सियासी घमासान। राजस्थान सरकार एक तरफ वैक्सीन को लेकर फंड की कमी की बात कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार में विधायकों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। जो कांग्रेस वैक्सीनेशन के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेरती रही, अब वही कांग्रेस अपने ही घर में कई मुद्दों पर घिर चुकी है। पंजाब के बाद राजस्थान से जो खबर सामने आई है वो किसी को भी चौंका सकती है, क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन प्रबंधन पर जहां सवाल उठ रहे हैं, वहीं फंड की कमी का हवाला देकर मुफ्त वैक्सीन की मांग भी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। कोरोना काल के पोस्टर पर राजस्थान की इस कहानी को समझने के लिए वैक्सीन की बर्बादी के कुछ आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 16 जनवरी से 17 मई तक 11,50,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज बर्बाद कर दी गई। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जहां वैक्सीन की 2,500 डोज कूड़ेदान में मिली है। केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि राजस्थान ने 11.5 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद किए और जिलेवार जो डिटेल बताई गई है केंद्र सरकार की ओर से और एक अखबार की ओर से भी दावा किया गया कि कई जिलों में वेस्टेज 39% तक हुई है। राजस्थान सरकार ने जवाब में आंकड़े जारी किए और दावा किया गया कि जिन 8 जिलों के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन वेस्टेज की बात की जा रही है, वो कोविन ऐप के अंदर एंट्री ठीक नहीं थी। वो राजस्थान सरकार का दावा है कि कोविन ऐप में आंकड़े अपडेट करने के बाद में
अब जो वेस्टेज आ रहा है वो काफी कम है दावों के मुताबिक। वैक्सीन की बर्बादी को लेकर राज्य सरकार ने क्या रवैया अपनाया, इसकी भी तस्दीक राजस्थान के जिलों से आए आंकड़े साफ कर रहे हैं। चूरू में 39% वैक्सीन की डोज बर्बाद हुई। हनुमानगढ़ में 25% वैक्सीन की डोज किसी काम नहीं आ सकी। भरतपुर में 17% वैक्सीन बर्बाद हुई। कोटा में भी 17% वैक्सीन लोगों के काम नहीं आई। चित्तौड़गढ़ में 12% वैक्सीन बर्बाद हुई। जालौर में 10% वैक्सीन बर्बाद हुई। सीकर में 9% वैक्सीन बर्बाद हुई। अलवर में 8% वैक्सीन किसी काम नहीं आई। धौलपुर में 8% वैक्सीन बर्बाद हुई। अजमेर में 7% वैक्सीन बर्बाद हुई। दौसा में भी 7% और सवाई माधोपुर में 6% वैक्सीन बर्बाद हुई।